70 साल के बाबूजी की आंखें उस दिन भी उसी तरह सुबह 5 बजे खुली, जैसे पिछले 3 सालों से खुलती आई थी। बिना अलार्म, बिना किसी की आवाज के। मगर आज कुछ अलग था। आज हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे बारिश आने से पहले मिट्टी से उठती है। बाबूजी अपनी टूटी खाट से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से एक गाड़ी की आवाज आ रही थी। क्या विवेक आ रहा है? यह ख्याल आते ही बाबूजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, यह फिर से वही उम्मीद थी जो रोज उन्हें धोखा देती रहती थी। 3 साल, 2 महीने और 7 दिन हो गए थे विवेक को गए हुए। आखिरी बार वो अपनी नई गाड़ी लेकर आया था। सिर्फ 2 घंटे रुका था और चला गया था। तब से न कोई फोन, न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बाबूजी की चिट्ठी। बाबूजी वापस अपनी खाट पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे हमेशा कांपते रहते थे इन दिनों। डॉक्टर राघवेंद्र जी कहते थे कि ये उम्र का असर है, लेकिन बाबूजी जानते थे कि ये अकेलेपन का असर था। जब दिल में दर्द होता है तो हाथ भी कांपने लगते हैं। सुबह की चाय बनाते समय बाबूजी को अचानक विवेक की बचपन की बात याद आई। वो कितना छोटा था, शायद 5 साल का। मां बुखार में पड़ी थी और विवेक रो रहा था क्योंकि उसे चाय चाहिए थी। बाबूजी ने उसे अपनी गोद में बिठाकर चाय बनाना सिखाया था। विवेक ने कहा था, बाबूजी मैं बड़ा होकर आपके लिए रोज चाय बनाऊंगा। आज बाबूजी अकेले चाय बना रहे थे और विवेक कहीं दूर शहर में अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। चाय का कप हाथ में लेकर बाबूजी बरामदे में आकर बैठ गए। यहां से गांव का मुख्य रास्ता दिखता था। अगर कोई गाड़ी गांव में आती थी तो पहले यहीं से दिखती थी। कितनी बार बाबूजी ने यहां बैठकर उम्मीद की थी कि शायद आज विवेक की गाड़ी आए। कितनी बार धोखा खाया था। पड़ोसी रामू काका अपने खेत से लौट रहे थे। बाबूजी को देखकर वे रुक गए। रामू काका की आंखों में परेशानी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। आखिरकार वे बोले, बाबूजी आज फिर रात को आप अकेले बड़बड़ा रहे थे। पूरे मोहल्ले वालों को आवाज आ रही थी। आप विवेक से बात कर रहे थे ना? बाबूजी चुप रह गए। क्या कहते वे? क्या बताते कि रात को जब अकेलापन बहुत सताता है तो वे विवेक से बातें करते हैं, जैसे वो पास में बैठा हो, जैसे वो उनकी सुन रहा हो। वो विवेक से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मां का खाना बहुत याद आता है। कल तुम्हारे दोस्त रंजीत के पिताजी आए थे। वे तुम्हारा हाल पूछ रहे थे। कहते हैं कि खेत में इस साल अच्छी फसल हुई है और तुम्हारे हिस्से के पैसे अलग रखे हैं। रामू काका चले गए तो बाबूजी फिर अकेले रह गए। दिन ढलने लगा था और वे अपनी रोजाना की तरह डाकिया का इंतजार करने लगे। शायद आज कोई चिट्ठी आए, शायद विवेक ने याद किया हो। लेकिन डाकिया आया और चला गया। कोई चिट्ठी नहीं थी। शाम होते ही बाबूजी अपने कमरे में गए और उस पुराने ट्रंक को खोला जिसमें विवेक की चीजें रखी थी। उसकी पहली स्लेट, पहला पेंसिल बॉक्स, स्कूल की पुरानी तस्वीरें और मां के साथ विवेक की फोटो। हर चीज को छूते समय बाबूजी को लगता था जैसे विवेक पास में ही है। वे तस्वीरों से बात करते थे जैसे विवेक सुन रहा हो। उस रात बाबूजी को एक अजीब सा सपना आया। सपने में विवेक छोटा बच्चा बनकर उनके पास आया और बोला, बाबूजी मुझे डर लग रहा है। शहर में सब कुछ अलग है। मैं वापस घर आना चाहता हूं। बाबूजी ने सपने में विवेक को गले लगाया और कहा, तो आ जाओ बेटा, घर तुम्हारा ही है। लेकिन सपना टूट गया और बाबूजी अकेले जाग गए। अगली सुबह बाबूजी का तबीयत खराब थी। चक्कर आ रहे थे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन वे अस्पताल नहीं गए। कौन ले जाता उन्हें? विवेक को फोन करके कहें कि तबीयत खराब है? नहीं,
वे परेशान नहीं करना चाहते थे अपने बेटे को। शायद विवेक व्यस्त हो, शायद उसके पास समय नहीं हो। दिन भर बाबूजी बिस्तर पर पड़े रहे। शाम को थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो वे उठकर अपनी मेज के पास गए। वहां कागज और कलम रखा था। कई दिनों से वे सोच रहे थे कि विवेक को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, लेकिन क्या लिखें? शिकायत करें कि तुम 3 साल से नहीं आए, या प्यार से पूछे कि कैसे हो बेटा? आखिरकार बाबूजी ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे विवेक, कैसे हो बेटा? यहां सब ठीक है। तुम्हारी याद बहुत आती है। दिवाली आ रही है और मैं सोच रहा था कि इस बार तुम घर आओगे। तुम्हारी मां हमेशा कहती थी कि दिवाली में पूरा परिवार साथ होना चाहिए। अगर तुम आ सको तो बहुत खुशी होगी। अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। चिट्ठी लिखते समय बाबूजी की आंखों से आंसू गिरे। वे जानते थे कि विवेक शायद ये चिट्ठी भी नहीं पढ़ेगा, जैसे पहले की चिट्ठियां नहीं पढ़ी थी। लेकिन फिर भी उम्मीद थी। हो सकता है इस बार विवेक का दिल पिघल जाए। हो सकता है वो समझ जाए कि उसके बाबूजी को उसकी जरूरत है। चिट्ठी को लिफाफे में डालकर बाबूजी ने उस पर विवेक का पता लिखा, शहर का पता जो उन्हें याद था। कल सुबह डाकिया को देंगे। शायद इस बार कुछ अलग हो। शायद इस बार विवेक जवाब दे। बाबूजी ने चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहां आनी थी। दिल में तो बस एक ही उम्मीद थी कि कहीं इस चिट्ठी से विवेक वापस लौट आए। रात गहरी होती जा रही थी और बाबूजी अभी भी जाग रहे थे। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी और उसमें विवेक का चेहरा नजर आ रहा था। छोटा सा मासूम चेहरा जो कभी बाबूजी की गोद में खेलता था। आज वही विवेक इतना दूर था कि उसकी आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। शहर के उस बड़े से फ्लैट में विवेक अपनी ऑफिस की फाइलों में व्यस्त था। 12 मंजिल की इस बिल्डिंग से गांव की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर की थी, लेकिन दिल की दूरी शायद हजारों साल की हो गई थी। विवेक की पत्नी प्रिया किचन में खाना बना रही थी और उनकी 6 साल की बेटी काव्या अपने कमरे में खिलौनों के साथ खेल रही थी। ये एक खुशहाल परिवार लगता था बाहर से, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा था। डोरबेल की आवाज आई तो प्रिया ने दरवाजा खोला। डाकिया खड़ा था और उसके हाथ में एक लिफाफा था। प्रिया ने लिफाफा लिया और देखा कि यह विवेक के नाम था। पता पुराने अक्षरों में लिखा गया था, जैसे किसी बुजुर्ग का हाथ हो। प्रिया को तुरंत समझ आ गया कि यह बाबूजी की चिट्ठी है। प्रिया ने चिट्ठी को सोफे पर रख दिया और विवेक को आवाज लगाई। विवेक अपने लैपटॉप से नजर उठाए बिना बोला, क्या बात है प्रिया? कोई जरूरी काम है क्या? प्रिया ने कहा, बाबूजी की चिट्ठी आई है। यह सुनते ही विवेक का चेहरा बदल गया। उसने लैपटॉप बंद किया और सोफे पर आकर बैठ गया। चिट्ठी को हाथ में लेते समय विवेक के मन में अजीब सी घबराहट हुई। पिछली बार जब बाबूजी की चिट्ठी आई थी तो उसने पढ़े बिना ही फेंक दी थी। आज भी वही करने का मन हो रहा था, लेकिन प्रिया की नजरें उस पर थी। विवेक ने लिफाफा खोला और चिट्ठी निकाली। बाबूजी की लिखावट पहले से कमजोर हो गई थी। अक्षर कांप रहे थे और जगह जगह स्याही फैल गई थी। विवेक ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। मेरे प्यारे विवेक, कैसे हो बेटा? यहां सब ठीक है। तुम्हारी याद बहुत आती है। पढ़ते समय विवेक को लगा जैसे बाबूजी उसके सामने बैठे हों और धीरे धीरे ये सब कह रहे हों। दिवाली आ रही है और मैं सोच रहा था कि इस बार तुम घर आओगे। इस लाइन को पढ़ते समय विवेक को अचानक बचपन की एक याद आई। वो शायद 8 साल का था। दिवाली से 1 हफ्ते पहले बाबूजी ने उसे बाजार ले जाकर नए कपड़े दिलवाए थे। वो कितना खुश था उस दिन। बाबूजी ने उसके लिए पटाखे भी खरीदे थे और कहा था कि दिवाली के दिन वे साथ में पटाखे जलाएंगे। तुम्हारी मां हमेशा कहती थी
कि दिवाली में पूरा परिवार साथ होना चाहिए। ये पढ़ते समय विवेक का गला भर आया। मां की याद अचानक से तेज हो गई। वो कैसे दिवाली से पहले घर की सफाई करती थी, कैसे रंगोली बनाती थी और कैसे कहती थी कि त्योहार तभी मनता है जब सब साथ हो। प्रिया ने देखा कि विवेक की आंखें नम हो गई हैं। वो चुपचाप विवेक के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। विवेक ने चिट्ठी को फोल्ड किया और टेबल पर रख दिया। प्रिया ने पूछा, क्या लिखा है बाबूजी ने? विवेक ने कहा, वही पुरानी बातें। कह रहे हैं कि दिवाली पर घर आ जाऊं। प्रिया के मन में आया कि वे इस साल गांव चले जाएं। बहुत दिन हो गए थे बाबूजी से मिले हुए, लेकिन वो जानती थी कि विवेक की जिद होगी। पिछली बार जब उसने कहा था कि बाबूजी से मिलने चलते हैं, तो विवेक ने कह दिया था कि उसके पास समय नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है और इन सब भावनात्मक चक्करों में पड़ने का कोई फायदा नहीं। रात का खाना खाते समय काव्या ने पूछा, पापा दादाजी कैसे हैं? विवेक ने कहा, ठीक है बेटा। काव्या ने फिर पूछा, हम उनसे मिलने कब जाएंगे? मैं उन्हें अपनी नई ड्राइंग दिखाना चाहती हूं। विवेक चुप रह गया। प्रिया ने काव्या को संभाला और कहा, जल्दी ही जाएंगे बेटा। उस रात विवेक को नींद नहीं आई। वो बार बार उस चिट्ठी के बारे में सोच रहा था। बाबूजी ने लिखा था कि अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। ये लाइन बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। कितना प्यार था इन शब्दों में, कितनी समझदारी थी। बाबूजी कभी जबरदस्ती नहीं करते थे, हमेशा विवेक की खुशी को पहले रखते थे। विवेक को याद आया कि जब वो कॉलेज में था तो बाबूजी ने अपने खेत का एक हिस्सा बेचकर उसकी फीस भरी थी। जब विवेक को पता चला तो वो परेशान हो गया था। उसने बाबूजी से कहा था कि खेत क्यों बेचा? बाबूजी ने हंसकर कहा था, बेटा खेत तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का समय निकल गया तो फिर नहीं आएगा। जब विवेक की नौकरी लगी और वो शहर आया तो बाबूजी कितने गर्व से सबको बताते थे। पड़ोसियों से कहते थे, मेरा बेटा शहर में बड़ी कंपनी में काम करता है, सब लोगों के साथ मीटिंग करता है। जब विवेक ने अपनी गाड़ी खरीदी तो बाबूजी ने पूरे गांव वालों को बुलाकर मिठाई बांटी थी। लेकिन कब से सब कुछ बदल गया था? कब से विवेक ने बाबूजी को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था? शायद तब से जब उसकी शादी हुई और प्रिया आई। नहीं, प्रिया की कोई गलती नहीं थी। प्रिया तो हमेशा कहती थी कि बाबूजी से मिलने चलते हैं। गलती तो खुद विवेक की थी। विवेक को लगने लगा था कि गांव की जिंदगी पिछड़ी हुई है। शहर की रौनक, ऑफिस की व्यस्तता, दोस्तों की पार्टियां, ये सब उसे ज्यादा अच्छा लगने लगा था। बाबूजी के साथ बैठकर खेत की बातें करना, गांव के लोगों से मिलना, ये सब उसे बोरिंग लगने लगा था। धीरे धीरे विवेक के फोन कम होते गए। पहले हफ्ते में एक बार फोन करता था, फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों में। आखिर में फोन करना भी बंद हो गया। बाबूजी कभी कभी फोन करते थे, लेकिन विवेक हमेशा व्यस्त रहता था। कभी ऑफिस में मीटिंग होती थी, कभी कहीं और जाना होता था। अब विवेक को एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत था। बाबूजी अकेले थे, मां गुजर गई थी और घर में सिर्फ वही थे। उन्हें विवेक की जरूरत थी, लेकिन विवेक को अपनी नई जिंदगी की जरूरत ज्यादा लगती थी। सुबह होते ही विवेक ने फैसला किया कि वो बाबूजी को फोन करेगा, लेकिन फिर सोचा कि क्या कहेगा? माफी मांगेगा या फिर वही पुरानी बातें होंगी? बाबूजी पूछेंगे कि कब आ रहे हो और विवेक फिर टालमटोल करेगा। दिन भर ऑफिस में काम करते समय भी विवेक का मन बाबूजी की चिट्ठी में ही लगा रहा। शाम को घर आया तो प्रिया ने कहा, विवेक एक बात कहूं, इस दिवाली हम गांव चलते हैं। बाबूजी अकेले हैं और उन्हें हमारी जरूरत है। विवेक ने कहा, प्रिया तुम नहीं समझती, ऑफिस में इतना काम है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, दिवाली के बाद बड़ी मीटिंग है। प्रिया का मन उदास हो गया।
वो समझ गई थी कि विवेक सिर्फ बहाने बना रहा है। काव्या भी पास खड़ी सुन रही थी। उसने पूछा, पापा हम दादाजी के पास क्यों नहीं जाते? विवेक ने कहा, बेटा पापा के पास बहुत काम है। काव्या ने कहा, तो मैं और मम्मी जाएंगे। विवेक ने कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। उस रात फिर विवेक को नींद नहीं आई। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है। बाबूजी का प्यार, उनकी चिट्ठी और अब प्रिया की बात, सब कुछ उसे एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। लेकिन उसका अहंकार उसे जाने नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अब गया तो लगेगा कि वो हार गया है। बाबूजी को अपनी चिट्ठी भेजे हुए 2 हफ्ते हो गए थे। हर दिन वे डाकिया का इंतजार करते थे कि शायद आज विवेक का जवाब आए। शायद आज वो लिखे कि बाबूजी मैं आ रहा हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। न चिट्ठी, न फोन, न कोई खबर। बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सुबह उठना मुश्किल हो रहा था। हाथों में कंपकंपी बढ़ गई थी और कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। खाना बनाना मुश्किल हो गया था। अक्सर वे सिर्फ चाय पीकर ही दिन गुजार देते थे। पड़ोसी सुधा आंटी कभी कभार खाना दे जाती थी, लेकिन वे भी अपने काम में व्यस्त रहती थी। एक दिन बाबूजी को इतना तेज चक्कर आया कि वे गिर गए। बहुत देर तक फर्श पर पड़े रहे। जब होश आया तो देखा कि माथे से खून बह रहा है। किसी तरह उठकर वे अपने बिस्तर तक पहुंचे। मन में आया कि डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन फिर सोचा कि क्या फायदा? कौन आएगा उनके साथ अस्पताल? कौन देखभाल करेगा? दिवाली से सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। गांव में रौनक दिखने लगी थी। हर घर में सफाई हो रही थी। बाजार में भीड़ थी। बच्चे पटाखों की आवाज कर रहे थे। लेकिन बाबूजी के घर में सन्नाटा था। वे बरामदे में बैठकर दूसरे घरों की रौनक देखते रहते थे। पड़ोसी रमेश की बेटी आंगना की शादी थी। घर में बहुत खुशी थी। रमेश ने बाबूजी को भी न्योता दिया था। बाबूजी गए तो सबने पूछा कि विवेक कब आ रहे हैं? बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा, बस आने ही वाले हैं, दिवाली में जरूर आएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल टूट रहा था। वे जानते थे कि विवेक नहीं आएगा। शादी में बाबूजी को देखकर सभी को लगा कि वे बहुत कमजोर हो गए हैं। उनके कपड़े ढीले पड़ रहे थे और चेहरे पर हमेशा की वो मुस्कान नहीं थी। कुछ लोगों ने पूछा भी कि तबीयत कैसी है, लेकिन बाबूजी ने कहा कि सब ठीक है। वे किसी को अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते थे। घर वापस आकर बाबूजी ने फिर से वो पुराना ट्रंक खोला। इसमें सिर्फ विवेक की चीजें ही नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी सुमित्रा की चीजें भी थी। सुमित्रा की वो लाल साड़ी जो उसने आखिरी दिवाली में पहनी थी, उसके कंगन, बिंदी का डिब्बा और वो डायरी जिसमें वह अपने मन की बातें लिखती थी। बाबूजी ने सुमित्रा की डायरी निकाली और पढ़ने लगे। उसमें एक जगह लिखा था, आज विवेक ने कहा कि जब वो बड़ा होगा तो हमारी बहुत सेवा करेगा। कहता है कि हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कितना प्यारा है हमारा बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। ये पढ़कर बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित्रा का कितना सच्चा प्यार था विवेक के लिए। वो हमेशा कहती थी कि बच्चे कभी माता पिता को नहीं भूलते। मां का प्यार उन्हें हमेशा घर की तरफ खींचता रहता है। लेकिन अब लग रहा था कि शायद सुमित्रा गलत थी। अगले दिन बाबूजी को फिर से तेज बुखार आया। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहे। शाम को जब थोड़ा बेहतर लगा तो वे उठकर अपनी मेज के पास गए। वहां कागज और कलम रखा था। उन्होंने सोचा कि एक और चिट्ठी लिखनी चाहिए विवेक को। शायद पहली चिट्ठी उसे मिली ही नहीं हो। लेकिन इस बार क्या लिखें? फिर से वही बात कि दिवाली पर आ जाओ, या फिर सच्चाई लिख दे कि तबीयत बहुत खराब है और डर लग रहा है। बाबूजी ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। मेरे बेटे विवेक, मैं ठीक नहीं हूं। डॉक्टर कहते हैं कि दिल कमजोर हो गया है। तुम्हारी बहुत याद आती है।
लेकिन ये लिखते समय बाबूजी का हाथ रुक गया। नहीं, वे विवेक को परेशान नहीं करना चाहते थे। अगर उसे पता चल गया कि बाबूजी बीमार हैं, तो वो मजबूरी में आएगा। बाबूजी को लगा कि वे विवेक पर भावनात्मक दबाव नहीं डालना चाहते। उन्होंने वो कागज फाड़ दिया और दूसरा कागज निकाला। इस बार उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिखा। मेरे प्यारे विवेक, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां सब अच्छा है, बस तुम्हें देखने का मन करता है। पिछली चिट्ठी का जवाब नहीं आया, शायद तुम व्यस्त होगे। कोई बात नहीं, जब समय मिले तब आना। बस इतना बता देना कि तुम खुश हो, बाकी सब ठीक है। चिट्ठी लिखकर बाबूजी ने उसे लिफाफे में डाला, लेकिन इस बार उन्होंने डाकिया को नहीं दिया। सोचा कि कल दे देंगे, फिर अगले दिन सोचा कि परसों दे देंगे। इस तरह कई दिन बीत गए और चिट्ठी उनकी मेज पर ही पड़ी रही। दिवाली से 2 दिन पहले गांव में बहुत धूमधाम थी। हर घर में दिए जल रहे थे, रंगोली बन रही थी, बच्चे पटाखे जला रहे थे। बाबूजी अपने घर के बाहर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब विवेक आया था तो कैसे उसने कहा था कि अब तो लेड की लाइटें आ गई हैं, दिए जलाने की क्या जरूरत है। उस दिन बाबूजी को बहुत दुख हुआ था। दिए सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाए जाते, उनमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, परंपरा का सम्मान होता है। लेकिन विवेक को यह सब पुराना लगता था। वो कहता था कि ये सब अब के जमाने में फिट नहीं करता। दिवाली की शाम बाबूजी ने अकेले ही अपने घर में दिए जलाए। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हर दिए को सावधानी से जलाया। घर के हर कोने में रोशनी फैल गई। एक पल के लिए लगा जैसे सुमित्रा वही खड़ी मुस्करा रही हो, जैसे छोटा विवेक दौड़कर आएगा और कहेगा, बाबूजी दिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ कल्पना थी। हकीकत में बाबूजी अकेले थे। चारों तरफ दियों की रोशनी थी, लेकिन दिल में अंधेरा था। वे अपनी खाट पर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मैंने कोई गलती की है तो माफ कर दो। बस मेरे विवेक को खुश रखना, उसकी सफलता में कोई बाधा ना आए। रात बहुत देर तक बाबूजी जागते रहे। दियों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। एक एक करके दिए बुझते जा रहे थे। बाबूजी को लगा जैसे उनकी जिंदगी भी इन दियों की तरह धीरे धीरे बुझती जा रही है। सुबह होते ही बाबूजी को तेज दर्द हुआ। सीने में इतना दर्द कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वे अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। आवाज भी नहीं निकल रही थी कि किसी को बुलाएं। बाबूजी समझ गए कि अब शायद ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपनी मेज से वो चिट्ठी निकाली जो उन्होंने लिखी थी, लेकिन भेजी नहीं थी। उसके नीचे कांपते हाथों से लिखा, विवेक बेटा, बाबूजी को माफ कर दो अगर कभी कोई गलती हुई हो। बस इतना याद रखना कि तुम्हें बहुत प्यार करते थे। अब शायद मिलना न हो। चिट्ठी लिखकर बाबूजी ने उसे अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन बाबूजी की सांसें धीमी होती जा रही थी। आखिरी सांस तक वे विवेक का इंतजार करते रहे। दिवाली के दिन विवेक ऑफिस में था। छुट्टी का दिन था, लेकिन एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। घर में प्रिया और काव्या दिए जला रहे थे। काव्या ने कई बार पूछा था कि पापा दादाजी को फोन करके दिवाली की बधाई दे दें, लेकिन विवेक ने कहा था कि बाद में करेंगे। शाम को जब विवेक घर पहुंचा तो देखा कि प्रिया उदास बैठी है। उसने पूछा क्या बात है, तो प्रिया ने कहा कि आज दिवाली है और हमने बाबूजी को फोन तक नहीं किया। विवेक ने कहा कि अभी कर लेंगे, लेकिन रात के खाने के बाद वो थक गया और सो गया। फोन करना फिर से टल गया। अगली सुबह विवेक का फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन गांव का कोड था। विवेक ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज आई। ये रामू काका थे। विवेक बेटा, तुम कब आओगे? बहुत जरूरी बात है। विवेक ने पूछा क्या बात है काका?
रामू काका की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, बेटा बाबूजी नहीं रहे। ये सुनते ही विवेक का हाथ से फोन गिर गया। उसे लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर उसके सीने पर गिर गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। प्रिया दौड़कर आई और पूछा क्या हुआ। विवेक का गला भर आया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। रामू काका ने फिर से फोन किया और बताया कि कल रात बाबूजी की मौत हो गई है। पड़ोसियों को पता चला तो वे अस्पताल ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया को भी बहुत शौक लगा। वो तुरंत समझ गई कि अब सब कुछ बदल गया है। विवेक रोने लगा। इतने सालों बाद वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। प्रिया ने उसे गले लगाया और कहा कि अब हमें तुरंत गांव जाना चाहिए। 2 घंटे बाद वे गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ निकले। रास्ते भर विवेक चुप रहा। उसके दिमाग में बाबूजी की आखिरी मुलाकात के दृश्य आ रहे थे। 3 साल पहले जब वो आया था तो बाबूजी कितने खुश हुए थे। उन्होंने पूरे गांव में बताया था कि विवेक आया है। खुद खाना बनाया था और कहा था कि अब ज्यादा दिन रुको। लेकिन विवेक ने कहा था कि शहर में काम है, जल्दी जाना पड़ेगा। गांव पहुंचकर विवेक ने देखा कि बाबूजी के घर के बाहर भीड़ लगी है। पड़ोसी लोग बैठे हैं और धीरे धीरे बात कर रहे हैं। विवेक को देखते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर दुख। सबको लग रहा था कि अगर विवेक समय पर आता रहता तो शायद बाबूजी नहीं मरते। घर के अंदर जाकर विवेक ने देखा कि बाबूजी की खाट पर सफेद चादर डली है। उनका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों के आसपास सूखे आंसुओं के निशान थे। विवेक ने बाबूजी के पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगा। मैं आ गया हूं बाबूजी, मैं आ गया हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू काका ने बताया कि बाबूजी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वे कई दिनों से बीमार थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद बच जाते। ये सुनकर विवेक का दिल और भी टूट गया। उसे लगा कि वही जिम्मेदार है बाबूजी की मौत के लिए। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। विवेक बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसे वो छोड़कर गया था। दीवार पर उसकी और मां की तस्वीर लगी है। बाबूजी की मेज पर उनका चश्मा और किताब रखी है। लगता था जैसे वे अभी भी वही हैं। मेज पर एक लिफाफा भी पड़ा था। विवेक ने उसे उठाकर देखा तो उस पर उसका नाम लिखा था। ये बाबूजी की आखिरी चिट्ठी थी। विवेक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस तुम्हें देखने का मन करता है। पिछली चिट्ठी का जवाब नहीं आया, शायद तुम व्यस्त होगे। ये पढ़कर विवेक को एहसास हुआ कि बाबूजी ने 2 चिट्ठी लिखी थी। पहली वाली चिट्ठी का जवाब उसने नहीं दिया था। अब वो दूसरी चिट्ठी भी नहीं भेज पाए। चिट्ठी के आखिर में कांपते हाथों से लिखा था, विवेक बेटा, बाबूजी को माफ कर दो अगर कभी कोई गलती हुई हो। बस इतना याद रखना कि तुम्हें बहुत प्यार करते थे। इसे पढ़कर विवेक का रोना और तेज हो गया। बाबूजी माफी मांग रहे थे, जबकि गलती तो उसकी थी। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी। हमेशा सिर्फ प्यार दिया था, सिर्फ दुआएं दी थी। लेकिन बदले में उन्हें मिला था अकेलापन और उपेक्षा। विवेक ने बाबूजी का वो पुराना ट्रंक खोला जिसमें उसकी बचपन की चीजें थी। वहां उसकी पहली स्लेट थी, पहली किताब थी, स्कूल की तस्वीरें थी। हर चीज को बाबूजी ने इतनी सावधानी से रखा था जैसे वे अनमोल खजाना हो। एक डायरी भी मिली जिसमें बाबूजी अपनी रोजाना की बातें लिखते थे। डायरी खोलकर विवेक ने पढ़ा तो पता चला कि बाबूजी रोज उसके बारे में लिखते थे। आज विवेक का फोन आया था। बहुत खुशी हुई। कह रहा था कि नई गाड़ी खरीदी है। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ दिन बाद लिखा था, विवेक को फोन किया लेकिन व्यस्त था। कोई बात नहीं,
बच्चे की तरक्की के लिए मेहनत जरूरी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, विवेक को चिट्ठी लिखी है, उम्मीद है जवाब आएगा। दिवाली में शायद आ जाए, घर में फिर से रौनक हो जाएगी। ये पढ़कर विवेक का दिल फट गया। बाबूजी आखिरी दम तक उसका इंतजार करते रहे। अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सभी बाबूजी को बहुत प्यार करते थे। वे कहते थे कि बाबूजी बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे, लेकिन अंत में बिल्कुल अकेले रह गए थे। कुछ लोगों ने विवेक की तरफ देखकर कहा कि बेटे के रहते हुए भी बाप को अकेला मरना पड़ा। विवेक को लगा जैसे हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। वो जानता था कि सब सच कह रहे हैं। वो सच में एक गलत बेटा था। बाबूजी ने उसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसने सिर्फ उपेक्षा की थी। अंतिम संस्कार के बाद विवेक अकेले बाबूजी के घर में बैठा रहा। प्रिया और काव्या बाहर थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन हर कोने से बाबूजी की यादें आ रही थी। यही वे सुबह चाय बनाते थे, यही बैठकर अखबार पढ़ते थे, यही रात को अकेले विवेक से बातें करते थे। काव्या अंदर आई और विवेक के पास बैठ गई। उसने पूछा, पापा दादाजी कहाँ गए हैं? विवेक ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा दादाजी भगवान के पास चले गए हैं। काव्या ने कहा, वो वापस कब आएंगे? मैंने उनके लिए एक ड्राइंग बनाई थी। विवेक के आंसू फिर से बहने लगे। उस रात विवेक को नींद नहीं आई। वो बाबूजी की खाट पर लेटा था और छत को देख रहा था। उसे लगा जैसे बाबूजी वही खड़े हैं और मुस्करा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आखिर में तो आ गए। अगली सुबह विवेक ने फैसला किया कि वो अब कभी बाबूजी की तरह अकेला नहीं मरेगा। उसने काव्या को गोद में लिया और कहा, बेटा वादा करो कि जब पापा बूढ़ा हो जाए तो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। काव्या ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर विवेक को अपने बचपन की याद आई, जब उसने भी बाबूजी से यही वादा किया था। लेकिन वक्त के साथ वो वादा भूल गया था। गांव छोड़ते समय विवेक ने बाबूजी से माफी मांगी। मैं बहुत गलत था बाबूजी, आपको अकेला छोड़कर। अब एहसास हुआ कि आपका प्यार कितना सच्चा था। लेकिन सच ये है कि इंसान के जाने के बाद आप कितना भी रो लो, अगर उसके जीते जी उसे खुशी नहीं दे पाए तो बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।